नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आपके साथ मैं राहुल कुमार। खबरों में जाने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। देश में पहली बार एमपी में मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन। ईरान की महिला बास्केटबॉल टीम ने किया हिजाब विरोध का समर्थन। इंस्टाग्राम पर डाली बिना स्कार्फ की तस्वीर। इंडोनेशिया में खतरनाक भूकंप। जावा द्वीप में 44 लोगों की मौत, 300 घायल। पाकिस्तान ने फिर खोली अपनी चमन सीमा। अफगानिस्तान के साथ व्यापार शुरू। मध्य प्रदेश में मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत की गई है। देश में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इसके लिए अमेरिका की एमबी यूनिवर्सिटी ने गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ एक एमओयू साइन किया है। इससे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की यह शुरुआत है। यह देश से पहली बार है जब इस तरह का कोई भी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत अमेरिका के एमबी यूनिवर्सिटी ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ एमओयू साइन किया है। एमबी यूनिवर्सिटी शोध के क्षेत्र में प्रख्यात है। इसके जरिए दोनों के बीच मेडिकल साइंस के नए एक्सपेरिमेंट और टेक्निक एक दूसरे से शेयर की जाएंगी। चिकित्सा ट्रेनिंग के माध्यम से चिकित्सा विद्यार्थियों की क्षमता का विकास होगा। प्रदेश के चिकित्सा विद्यार्थी अब आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा सकेंगे। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। गवर्नर ने कहा कि विश्वविद्यालयों को भाई भतीजावाद से मुक्त करने की बात उनकी प्राथमिक है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, मैंने बार बार कहा है कि व्यक्तिगत समर्थन की तलाश में नहीं हूं। मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि देश में कानून को बरकरार रखा जाए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि पक्षपात और भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। केवल वही लोग नियुक्त किए जाएंगे जो योग्य हैं और यूजीसी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उन्होंने नियुक्ति को पक्षपात से अलग रखने की बात भी कही और कहा कि अगर मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठा वाइस चांसलर अपने रिश्तेदारों को नियुक्त करने का निर्देश दे रहा है और मुख्यमंत्री को इसके बारे में पता नहीं है, तो यह दर्शाता है कि वह कितने अक्षम है। यदि इस बारे में वे जानते हैं तो वह भी उतने ही दोषी हैं। वीर सावरकर राजनीति का मुद्दा बने हुए हैं। रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के सांसद राजमणि पटेल ने वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। इस पर एमपी के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक वर्ग को साधने के लिए अक्सर हिंदूवादी विचारधारा के साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती रहती है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला, तो वही बोले महात्मा गांधी हमारे थे। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रीवा से कांग्रेसी शामिल होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी देने के लिए
कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने प्रेस वार्ता का आयोजित किया था। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की खूबियां बताई। इसके साथ ही वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयानबाजी भी की। उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का चापलूस बताया। इस पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस सांसद के बयान पर पलटवार जोरदार किया है। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला रेप और मर्डर मामले में आरोपियों को बरी कर किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी गई है। जहां फरवरी 2012 को द्वारका के छावला में एक 19 वर्षीय महिला के साथ हुए जघन्य बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में 3 आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिए गए अपने फैसले में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई तरफ से इस पर फिर से विचार करने की मांग उठने लगी थी। जब जाकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से छावला सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में एक समीक्षा याचिका दायर करने के लिए अनुरोध किया था। वहीं सांसद बलूनी ने कहा था कि मैंने पीड़िता के माता पिता के साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि मामले में दिल्ली सरकार पक्षकार है, इसलिए मामले में एक समीक्षा याचिका दायर करें ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वही कोर्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंतजामिया अंजुम मस्जिद कमेटी भी अपना जवाब दाखिल करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान सोमवार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल कोर्ट ने पूछा था कि कार्बन डेटिंग की याचिकाओं की मांग क्या जायज है और क्या इससे कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन हो सकता है। साथ ही ISO को यह बताना है कि कथित शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए इसकी जांच कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिला जज वाराणसी के 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा ने वीरमगम विधानसभा सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए हाल ही में पार्टी में शामिल हुए युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को मैदान में उतारा है। अहमदाबाद के वीरमगम तालुका की चंद्रनगर गांव के मूल निवासी 29 वर्षीय पटेल का जन्म और पालन पोषण वीरमगम शहर में हुआ है। यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। उनका मुकाबला मौजूदा कांग्रेस के विधायक लखाभाई भारवाड़ से होगा, जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तेजस्वी पटेल को 6,500 से अधिक मतों से हराया था। वहीं वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र के अहमदाबाद के वीरमगाम मंडल और दत्तरोज तालुका शामिल है। यह सीट पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के पास है।
इस और 90 या 92 अन्य सीटों पर दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। दिलचस्प बात यह है कि 2012 में विधानसभा चुनावों में तेजस्वी पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और भाजपा के परागजी पटेल को 16,000 से भी अधिक मतों के अंतर से हराया था। कांग्रेस विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्तारूढ़ भाजपा की तीखी आलोचना करके अपनी छाप छोड़ी है। अगर मध्य प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश में शीतलहर शुरू हो चुकी है। पारा हर दिन लुढ़कता जा रहा है। ऐसे में जबलपुर वासी भी ठंड से कपकपाते लगे हैं। आपको बताएं, बर्फीली हवाओं के कारण पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी पारा गिरते नजर आएगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इस बार ठंड देरी से जरूर आ रही है, लेकिन यह ठंड कपकपाने वाली होगी। ऐसे में सतर्कता बरतने की जरूरत है और गर्म कपड़ों के साथ साथ और भी दूसरी चीजों की सहायता लेनी पड़ेगी। दरअसल अचानक आई ठंड ने लोगों को दिन में ही गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए लोग अब दिन में ही गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आने लगे हैं। वैसे ठंड से बचने के लिए आवश्यकता भी है कि सभी उपाय किए जाएं, क्योंकि इस बार सर्दी कंपाने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में बीजेपी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 1 दिसंबर से प्रदेश की हर विधानसभा और जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैलियां के आगाज का ऐलान कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि जनाक्रोश रैलियां में भाजपा आम जनता की आवाज को मुखर करेगी। आपको बता दें कि सरकार के किए गए वादों पर उसे एक्सपोज करेगी। पार्टी हर तरफ से जाकर उन पर वार करेगी। आम जनता से बीजेपी के आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया जाएगा। वहीं सतीश पूनिया का दावा है कि सरकार विरोधी रैलियों से बीजेपी के सत्ता में आने का रास्ता एकदम से साफ हो जाएगा। वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने जिला का प्रभारी बनाकर जनाक्रोश रैलियों की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को दौसा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा किरोली और गहलोत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैलियों का नेतृत्व करेंगे। पूर्ण प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को नागौर जिले की कमान सौंपी गई है। कालीचरण सराफ को टोंक का जिम्मा दिया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने रविवार को भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध के लिए साल 2022 को बेहद सफल वर्ष बताया है। वह अपनी बात भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर रखे गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए आने वाला साल इससे भी बेहद सफल साबित होगा। यह इस बात का प्रतीक है कि रिश्ता दशकों से कैसे आगे बढ़ रहा है। हम व्हाइट हाउस का पूरा प्रशासन और निश्चित रूप से राष्ट्रपति बाइडेन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया में कहीं भी सबसे अधिक परिणामी संबंधों के रूप में देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार त्योहारों के मौसम का जश्न मनाने के लिए दोपहर के भोजन के स्वागत समारोह में बोलते हुए जॉन ने आगे कहा कि भारत अमेरिका संबंध लगभग विशिष्ट संबंधों में से एक है। साथ ही इस विशिष्ट संबंध में मजबूती एवं सुधार की बड़ी क्षमता है। इसके साथ ही हम ऐसा करने की पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
आगे कहा कि हमारे पास कार्ड शिखर सम्मेलन, हमारे पास भारत की G20 अध्यक्षता है। इसमें हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस संबंध को आगे ले जाने के लिए अग्रसर हैं। साथ ही 2+2 मंत्रिस्तरीय क्वाड का भी आयोजन हो रहा है। हम CIO संवाद को फिर से शुरू करेंगे। हम 2023 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई वार्ता को शुरू करेंगे। केंद्र सरकार की रेल मंत्री ने ओडिशा मालगाड़ी हादसे में प्रभावित हुए लोगों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं घटनास्थल पर एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है। लोगों को हेल्पलाइन नंबर पर या कंट्रोल रूम पर फोन करके हादसे से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के GM व अन्य अधिकारियों को घटनास्थल पे तैनात कर दिया गया है और जल्द से जल्द ट्रैक दोबारा से चालू कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। बता दें कि उड़ीसा के करई रेलवे स्टेशन पर भद्रक और कपिलास रोड रेलवे सेक्शन में आज सुबह मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है और कई लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे में प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। हादसे में मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए और घायलों के को 25-25 हजार रुपए की मदद की जाएगी। इसका ऐलान किया गया है। नरौली में हुए श्रद्धा बलकर मर्डर का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से इसे पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि जघन्य घटना 6 महीने पुरानी है, इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले में सही तरीके की जांच नहीं कर पाएगी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के पास वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के पास आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का भी अभाव है। वही याचिका में कहा गया है कि इसके चलते दिल्ली पुलिस सही तरीके से इस हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थियों को नहीं सुलझा पाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस मामले से जुड़ी जांच के बारे में जानकारी मीडिया में शेयर कर रही है, जिसकी कानून के अनुसार अनुमति नहीं है। अब तक सामने आ चुकी पुलिस की जांच के अनुसार आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा बालकर, जिसकी उम्र 27 बताई गई है, कि गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोटकर हत्या कर दी थी। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के बेंगलुरु में शनिवार को एक चलती ऑटो रिक्शा में हुए धमाके के मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। इस धमाके में ऑटो रिक्शा चालक व एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिस पर बेंगलुरु ब्लास्ट की अंजाम देने का आरोप लगा है। उसकी पहचान मोहम्मद शरीक उम्र 24 साल के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के तीर्थहल्ली का रहने वाला है। वह सितंबर 2022 से फरार था। जांच टीम के मुताबिक PFI ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई के बाद ISIS के साथ गठजोड़ करके दक्षिण भारत में आतंकी हमले का प्लान किया है। ISIS और PFI के कदार मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं। बेंगलुरु धमाके में गिरफ्तार घायल संदिग्ध मोहम्मद शरीक से प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद शरीक कट्टरवाद
की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वह किसी भीड़ वाली जगह पर धमाके को अंजाम देने वाला था। संभवतः उसके पहले ही यह कुकर बम फट गया। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। यूपी के पीलीभीत के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार अमृत पेयजल योजना चला रही है। इस योजना में करोड़ों का बजट लगाकर हर इलाके तक पेयजल पाइपलाइन पहुंचाने का काम भी किया गया है। लेकिन पीलीभीत में भ्रष्टाचार और लापरवाही की दीमक ने इस योजना को भी खोखला कर दिया है। पीलीभीत के लगभग 50% इलाकों में या तो पानी आ ही नहीं रहा या फिर टंकियों में दूषित पानी आ रहा है। बता दें कि दरअसल शहर के 12,096 घरों तक पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई थी, जिसमें 36.30 करोड़ रुपए की अमृत योजना 2018 में शुरू हुई थी। इसके तहत 69.33 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाली गई है। नगर पालिका द्वारा कई जगहों पर टेस्टिंग के दौरान नई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त मिली है। यही कारण है कि शहर में तमाम इलाकों में टंकियों में या तो दूषित पानी है या पानी है ही नहीं। खबर ईरान से। ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। महसा अमीनी की मौत ने पूरे ईरान में विरोध को भड़का दिया है। महिलाएं हिजाब प्रोटेस्ट के जरिए क्रांति लाने में की राह में दिख रही हैं। ईरानी शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध करके अपने तरीकों को खोज रही हैं। हाल ही में एक इवेंट में ईरानी महिला बास्केटबॉल टीम ने हिजाब के बिना सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट कर दी है। वुमन लाइफ फ्रीडम का कैप्शन दिया। रविवार को साझा भी इसे किया गया। इंस्टाग्राम पोस्ट को अब तक 25,000 से अधिक लाइक्स और 3800 से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं। इंस्टाग्राम यूजर्स ने इसकी व्यापक रूप से सराहना करते हुए कहा है कि साहसिक कुछ ने कहा है कि यह महिला बहादुर है। एक यूजर ने फारसी में कहा कि हमारी लड़कियां को आजादी सिखाने के लिए धन्यवाद। बता दें कि हिजाब हटाने और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए 2 ईरानी एक्ट्रेस होगमा गजियानी कर लिया गया था। एक्ट्रेस पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उकसाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट डाले हैं। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आज भयंकर भूकंप आया है। इस भूकंप में करीब 44 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 300 लोग घायल हो गए हैं। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि पश्चिमी जावा के सियानुजुर शहर, जहां भूकंप का केंद्र था, एक के बाद एक सरकारी अधिकारी हरमन सुरम ने सोमवार चैनल मेट्रो टीवी को बताया कि 44 लोगों की मौत हो गई है और 300 से भी अधिक लोग घायल हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि 5.6 तीव्रता का भूकंप पश्चिमी जावा प्रांत के सियानुजुर क्षेत्र में 10 किलोमीटर गहराई पर केंद्रित था। सरकारी अधिकारी ने कहा कि संभव है कि मृत्यु और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। इस भूकंप को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें भूकंप के समय इमारतों को हिलता हुआ देखा जा सकता है। खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने आज अफगानिस्तान के साथ लगने वाली अपनी प्रमुख चमन सीमा को व्यापार एवं पैदल आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया है। अफगानिस्तान के एक बंदूकधारी के गोली चलाने से एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत होने और 2 अन्य के घायल होने के बाद चमन सीमा को पिछले सप्ताह बंद कर दिया गया था।
यह घटना 13 नवंबर को हुई थी। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के चमन में पाकिस्तानी अब्दुल माजिद जहरी ने पत्रकारों को बताया कि अफगानिस्तान के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद सीमा को पुनः खोल दिया गया है। हमलावर की तलाश कर रहे वहीं पाकिस्तानी सरकार के अधिकारी जहरी ने बताया कि अफगानिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तान के सीमा रक्षक की मौत पर दुख भी व्यक्त किया है। बहरहाल अफगानिस्तान ने अधिकारियों ने इस संबंध में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। बलूचिस्तान में चमन सीमा को रविवार को उस समय बंद कर दिया गया था जब अफगानिस्तान की ओर से एक सशस्त्र व्यक्ति ने बाबे दोस्ती के समय पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें अर्धसैन्य बल फ्रंटियर कोर के एक जवान की मौत हो गई थी। गोलीबारी में 2 अन्य जवान भी घायल हुए थे। इटली के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को हथियार देने को लेकर बड़ा बयान दिया है। इटली के रक्षा मंत्री गुड्सो कस्ट्रो ने सोमवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में कहा कि इटली के सरकार संसद से 2023 तक यूक्रेन को सैन्य और नागरिक आपूर्ति पर नए कानून को मंजूरी देने के लिए कहेगी। आपको बता दें कि रोम सरकार साल के अंत में समाप्त होने वाले डिक्री के आधार पर हर बार संसदीय प्राधिकरण की सहमति के लिए यूक्रेन को सहायता भेज सकती है। कस्ट्रो ने एक अखबार को बताया कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही उसी उपाय को नवीनीकृत करने का प्रस्ताव करेगा, जिसे 2023 तक बढ़ाया जाएगा। रक्षा मंत्री हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा। समय की मांग और अपने तरीकों से हम अपने अटलांटिक सहयोगियों और कीव की समर्थन देते रहेंगे। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में गवर्निंग गठबंधन के एक अधिकारी ने राइटर को बताया कि इटली यूक्रेन के लिए एक नया हथियार पैकेज तैयार कर रहा है, जिसमें कीव द्वारा विशेष रूप से मांगी हुई वायु रक्षा प्रणाली भी शामिल की जाएंगी। खबर खेल जगत की हार्दिक पांड्या एंड कंपनी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज जीतने के लिए नेपियर पहुंच चुकी है। भारत ने माउंट मॉन्गानुई के बेव मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 65 रनों से पराजित कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा मैच और आखिरी T20 मैच मंगलवार 22 नवंबर को नेपियर के मैकलिन पार्क में खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया की नजर सीरीज मेजबान क्लीन स्वीप करने में टिकी रहेगी। नेपियर पहुंचने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर खुद की स्टाइलिश फोटो शेयर की है। फोटो में वह ब्लैक जैकेट पहने हुए हैं। दूसरी ओर टीम इंडिया के चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी एक फोटो अपलोड की है, जिसमें वह नेपियर की गलियों में सूर्य कुमार यादव, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्टर और प्रज्ञानानंदा सोमवार को यहां 7वें और अंतिम दौर में हमनवत अर्जुनी एरिगेसी को 2.5 और 0.5 से हराकर 5वें स्थान पर जा रहे हैं। प्रज्ञानानंदा ने पहली बाजी 49 चाल में जीती, जिसके बाद दूसरी बाजी बराबरी पर छूटी। एरिगेसी ने इसके बाद जोरदार वापसी करते हुए तीसरी बाजी सिर्फ 18 चाल में जीतकर मुकाबला बराबर कर दिया। प्रज्ञानंदा ने हालांकि चौथी बाजी 56 चाल में जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। प्रज्ञानंदा और 9 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहे।
एरिगेसी ने भी 9 अंक जुटाए, लेकिन वह 6ठे स्थान पर रहे। अंतिम दौर से पहले ही खिताब सुनिश्चित ने अंतिम दौर में पोलैंड के ग्रैंड मास्टर यान क्रिस्टोफ डूडा को 3-1 से हराया। अभी के लिए बस इतना ही। देश की बड़ी और ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ट्रांसपोर्टिंग। धन्यवाद।